हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए या फिर बीपीएससी द्वारा जो कंडक्ट कराए जाते हैं एग्ज़ाम, उसमें बिहार एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग क्लास 4th की ईवीएस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्लास 5th की कंप्लीट कर दी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और एक और बात, जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो एनसीईआरटी की ईवीएस भी ज़रूर कंप्लीट कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरी मैराथन वीडियो है 3rd, 4th और 5th तीनों क्लासेस की, या उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप उससे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका तरीका मैंने बताया था। आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियोस को 1.5 या 1.25 पे मल्टीपल टाइम सुनना है, कुछ काम करते हुए, कुछ कभी कभी ऐसे सुन लेना। तो ये सारी डेटा आपके माइंड में रहेंगे, बहुत रटने की ज़रूरत नहीं होती है इनको। ऑप्शन देखेंगे तब आप कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, देखिए मैंने पहले ही बताया था क्लास 5th सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 4th उससे कम, एंड क्लास 3rd तो बहुत ही कम। लेकिन जो फैक्ट वाले डेटा हैं वही याद करते हैं हम लोग। पहला है, दिन में खिलने वाले फूल कौन से हैं? तो डहेलिया, कमल, डेजी, सूरजमुखी, जिरेनियम, मॉर्निंग ग्लोरी, ये सारे दिन में खिलने वाले फूल होते हैं। दिन में खिलने वाले फूल की अपेक्षा रात में खिलने वाले फूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ऐसा ऑप्शन में पूछा जा सकता है। रात की रानी, चंपा, रजनीगंधा, हरसिंगार, जूही, धतूरा, पारिजात, चमेली और मोगरा, ये जो फूल हैं ये रात में खिलते हैं। बारहमासी फूल कौन से होते हैं? गुड़हल और चमेली, ये बारहमासी मतलब 12 महीने इनका ये फूल रहते हैं। अब ये एनसीईआरटी का ही एक डेटा था। अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी है सीटेट के टाइम में तो आप रिलेट करेंगे कि जिनके शरीर पे बाल होते हैं और कान बाहर होते हैं वह बच्चों को जन्म लेते हैं। मतलब ऐसे जंतु जिनके शरीर पे बाल होंगे और कान भी दिखते हैं, कान बाहर की ओर होते हैं, तो वो बच्चों को जन्म लेते हैं, अंडे नहीं देते हैं। लेकिन जिनके नहीं होते हैं, मतलब जिनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं और उनके कान भी बाहर नहीं होते हैं, तो वो अंडे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए वेल और डॉल्फिन बच्चे देते हैं। अब इसी को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जनरली जो आसपास जानवर होते हैं उनका तो पता रहता है कि ये अंडे देते हैं, ये बच्चे देते हैं। लेकिन वेल और डॉल्फिन का चमगादड़ बच्चे देते हैं। ठीक है, और चमगादड़ एक मैमल होता है, स्तनधारी होता है। मगर, घड़ियाल जो होते हैं वो अंडे देते हैं, कछुआ अंडे देते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब जानवरों के शरीर पर जो डिज़ाइन होते हैं वो उनके बाल के कारण होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह भी सिर्फ 2 छोटे छेद होते हैं। मतलब इनके कान, क्योंकि इनके कान बाहर की ओर नहीं होते, अंडे देते हैं ये, तो इनके एकदम छोटे छोटे छेद होते हैं। पत्ते की तरह कान किसके होते हैं? खरगोश के होते हैं। सिर के ऊपर कान किसके होते हैं? चूहा। सिर के ऊपर कान के एग्जाम्पल कई हो सकते हैं। तो सिर के ऊपर कान चूहा हो गया, पत्ते की तरह कान खरगोश हो गया। पटना साहिब के सिखों के 10वें, पटना साहिब एक जगह है बिहार में, वहाँ पे सिखों के 10वें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल की एक वीडियो पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर की है, तो आप वो पढ़ सकते हो। तो पटना साहिब में सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अभी आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा मार्शल आर्ट है जिसकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। कल क्लास 5th वाली ईवीएस में मैंने बताया था, इम्पॉर्टेंट भी है वो। ठीक है, पटना साहिब में यहाँ एक बड़ा गुरुद्वारा है जो तख्त हरमंदिर साहिब कहलाता है। तो जो गुरु गोविंद सिंह का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पे गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे को कहते हैं तख्त हरमंदिर साहिब। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लंगर होता है। तो लंगर आपको पता ही होगा, मतलब वहाँ पे खाना वगैरह चलता रहता है। दांत के प्रकार कौन कौन से? तो हमारे शरीर में दांत के 4 प्रकार होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। पहले प्रीमोलर आएगा, देन मोलर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, क्या है इनका डेटा? 8 होते हैं। कृंतक 8 होते हैं, काटने वाले होते हैं। रत्नक 4 होते हैं। फिर अग्रचवर्णक 8 होते हैं और मोलर 12 होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं, 8 4 8 12, 8 4 8 12, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ जानवर जैसे घोड़ा, शेर,
जो उनके दांत होते हैं वो मनुष्य की तरह एक बार गिरते हैं और फिर नए निकल आते हैं। जैसे हम लोगों क्या कहा जाता है, दूध के दांत गिरते हैं देन परमानेंट टीथ निकलते हैं, तो वैसे इनके भी दूध के दांत गिरते हैं। कौन? घोड़ा और शेर। घोड़ा और शेर याद रखिएगा। लेकिन सांप और मगरमच्छ जो होते हैं इनके कई बार जीवन में कई बार इनके दांत गिरते हैं। सांप और मगरमच्छ के जीवन में कई बार दांत गिरते रहते हैं, निकलते रहते हैं, ऐसे रहते हैं। इमारती लकड़ी कौन सी होती है? मतलब इमारती लकड़ी जिनका यूज़ अब में फर्नीचर वगैरह में किया जाता है, तो शीशम, चीड़, सागौन, देवदार, ये इमारती लकड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान में खेजड़ी गांव में, अब यहाँ पे इन्होंने खेजड़ी की स्टोरी दे रखी थी अमृता वाली। तो हम लोग जानते ही अमृता वाली स्टोरी में क्या हुआ था कि असल में राजस्थान में एक खेजड़ी गांव है जहाँ पे खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं बिश्नोई, यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 5th में भी है, क्लास 4th में भी है। बिश्नोई कहते हैं, बिश्नोई जो है वो समुदाय है। इनके गुरु का नाम जंभाजी था। इन्होंने 29, विश्नोई का मतलब क्या होता है? विश्नोई का अर्थ होता है 29। 29 क्यों? क्योंकि वहाँ उनके गुरु ने 29 बातें बताई थी अपनाने को। 29 बातों में इन्होंने पर्यावरण संरक्षण की बातें की थी कि हमें पेड़ों को बचाना है, जीव जंतुओं को बचाना है, इसीलिए इसका इन समुदाय का नाम विश्नोई पड़ा। अब अमृता की स्टोरी ये थी कि वहाँ के राजा वहाँ के पेड़ कटवाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने पेड़ों से चिपक गए थे। देन वहाँ पे कई सारे लोग मर गए। फिर राजा को पछतावा हुआ और उन्होंने कह दिया कि अब पेड़ नहीं काटे जाएंगे। तो ये वहाँ की स्टोरी रही। अब यहाँ की जो बात हो रही है खेजड़ी पेड़ की क्या विशेषता है, तो यहाँ की जो फलियाँ होती हैं, खेजड़ी पेड़ की जो फलियाँ होती हैं उनकी सब्जी बनती है, छाल दवा के काम आती है, लकड़ी को कीड़े नहीं लगते हैं, कम पानी की आवश्यकता होती है। मतलब क्योंकि राजस्थान में है तो पानी वहाँ पे इतना तो पानी होता नहीं है, तो कम पानी में भी ये पेड़ टिके रहते हैं। जानवर इसके पत्ते खाते हैं। और अमृता की कहानी मैंने बता दी। नेक्स्ट है जड़ों का काम क्या होता है। जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उनका काम होता है पेड़ों को आधार प्रदान करना, मतलब पेड़ों को बेस देना, भोजन का भंडार करना, मिनरल्स और पानी का अवशोषण करना। मिनरल्स, खनिज लवण और पानी को अवशोषित करना। अब यहाँ पे दो हम लोग टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लो। ठीक, तो जाइलम क्या होता है? जाइलम आपका जो मिनरल्स हैं और वाटर है उसको नीचे से, क्योंकि रूट से ग्रहण होता है, रूट अवशोषित करता है, उससे ऊपर प्लांट की तरफ लेकर के जाते हैं। तो जाइलम का काम है नीचे से ऊपर, मतलब रूट से पूरी बॉडी में क्या लेके जाना? वाटर एंड मिनरल लेके जाना। ये साइंस का पार्ट है। और फ्लोएम का काम होता है, फ्लोएम का ऐसे याद रख सकते हैं, फ्लोएम फा से फूड। तो फ्लोएम का काम होता है फूड को लाना। तो फूड कहाँ बनता है? फूड ग्रीन पार्ट में बनता है। पेड़ों के, प्लांट के जो ग्रीन पार्ट होते हैं, हरी जगह होती है, जैसे क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही खाना बनता है। तो वो खाने को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम का। तो फ्लोएम क्या करता है? खाने को पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो खाना ऑब्वियसली पत्तियों में बनेगा या ग्रीन पार्ट में बनेगा, तो ये ऊपर से नीचे की ओर या फिर सब जगह लेके जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट था। वैसे रेगिस्तानी ओक के बारे में हमने CTT में पढ़ा ही है, फिर से पढ़ लेते हैं। रेगिस्तानी ओक पेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब ये तो पता रहता है, लेकिन ये जो डेटा जितना दे रखा है ना, यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो एक भी डेटा मिस नहीं करना है कि रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई कमरे की दीवार के बराबर होती है, पत्तियां बहुत कम होती हैं। या पेड़ ऊपर जितना होता है उससे 30 गुना नीचे होता है, मतलब ऊपर जितना दिख रहा है उसके 30 टाइम्स ये नीचे इसकी जड़ें ज़मीन में जाती हैं। जड़ें जब तक बढ़ती हैं, मतलब जड़ें जब तक बढ़ती जाती हैं जब तक इसे पानी ना मिल जाए, मतलब ज़मीन में बढ़ती जाएंगी, जैसे ही पानी मिल गया वहाँ पे ये रुक जाती हैं। इसकी जो तने हैं, इसके तने में पानी स्टोर रहता है। तो लोग क्या करते हैं? पाइप से पानी निकाल लेते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है। जब उनके आसपास कभी पानी की कमी हुई तो उस पाइप के द्वारा उनके तने में जो पानी इकट्ठा होता है उसको निकाल लिया जाता है। आप कुछ पर्व के बारे में जानते हैं, कुछ त्यौहार जिसमें पतंग उड़ाई जाती है। जैसे गुजरात में उत्तरायण होता है, ये नाम है, एक ही त्यौहार के नाम है। जैसे वहाँ पे गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं, हमारे यहाँ मकर संक्रांति बोलते हैं। बिहार, यूपी यहाँ पे मकर संक्रांति, खिचड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, वो बोलते हैं। कोलकाता में पौष साग क्रांति बोलते हैं और तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं। तो ये एक ही त्यौहार के नाम हैं जो कि पौष माह में मनाई जाती है। उत्तरायण, पौष संक्रांति, मकर संक्रांति और पोंगल तमिलनाडु में है, ये कोलकाता में है और
ये तो बता ही दिया था। अब यहाँ पे इसमें होता क्या है, इन त्यौहार में पतंग उड़ाई जाती है। छठ पर्व के बारे में बताया गया था। जो लोग भी बिहार से हैं या फिर जहाँ पे भी छठ पर्व मनाया जाता है तो उनको इस बारे में पता होगा कि छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा होती है, छठ माता की पूजा होती है और ये कार्तिक मास में मनाया जाता है। वैसे तो 2 बार दे रखा था। अब आप जिन लोगों के यहाँ भी होता है वो एक बार क्लियर करिएगा कि ये कार्तिक मास या एक चैत मास भी होता है। बुक में नहीं दे रखा था, मैंने अलग से ये डेटा ऐड किया है। वैसे इसमें सूर्य देवता की पूजा होती है और उसमें ठेकुआ बनता है। ठीक है, ठेकुआ किससे संबंधित है, छठ पर्व से संबंधित है। मुख्य 4 दिशाएं होती हैं। मुख्य 4 दिशाओं में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये पता ही है सबको। ये डायरेक्शन वाला एक चैप्टर था बच्चों के। तो इसमें कुछ सब डायरेक्शन होती है। जैसे ये डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, इस डायरेक्शन को साउथ ईस्ट बोलेंगे, इस डायरेक्शन को साउथ वेस्ट बोलेंगे एंड इस डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। क्लियर। अब चिड़िया के बारे में पढ़ लेते हैं। दर्जन चिड़िया, जो इसीलिए मैं कहती हूँ ना NCERT EVS ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि उससे काफ़ी डेटा यहाँ पे मिल रहा है। दर्जन चिड़िया जो होती है वो घास के मजबूत रेशे से पत्तों को सिलकर घोंसला बनाती है। इसकी नुकीली चोंच होती है तो घास का ही जो रेशा होता है उसी से सिल करके एक घोंसला बना लेती है, उसी में अंडे देती है। कौवा का घोंसला जो होता है कटीला और कठोर होता है क्योंकि ये तार और बालों का यूज़ करते हैं और पेड़ की ऊंची डाल पे बनाते हैं। कोयल और उल्लू जो होते हैं वो दूसरे के घोंसले में अंडे देते हैं। बया जिसको शक्कर खोरा और बया या शक्कर खोरा लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, लटकता हुआ घोंसला क्या है। बुक में इनकी बया दे रखा है, हम लोग ने EVS में NCERT में शक्कर खोरा पढ़ा है। तो आई थिंक एक ही पक्षी के नाम है या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि फसल बोने के लिए सबसे पहले खेत की जुताई करते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर निराई करते हैं, फिर गुड़ाई करते हैं और समय समय पे पानी देते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। मतलब पहले आप मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है जिसको जुताई कहते हैं, फिर बुआई, फिर निराई, फिर गुड़ाई और समय समय पे पानी भी देना है। धान, प्याज और मिर्च, ये तीनों फसलों के नाम याद रखिएगा। धान मतलब जिससे चावल निकलता है, धान, प्याज और मिर्च बोने से पहले उसका बिचड़ा तैयार किया जाता है। तैयार बिचड़े को उखाड़ कर फिर खेत में बराबर दूरी पर रोपते हैं। तो इसका किसका बिचड़ा तैयार किया जाता है, धान, प्याज और मिर्च का बिचड़ा तैयार करके उसको फिर उखाड़ करके खेत में बराबर दूरी पे लगाते हैं। और आई थिंक जहाँ तक मैंने देखा है तो धान में फिर जब वो लगा दिए जाते हैं तो उसके बाद खूब पानी उसमें भर दिया जाता है क्योंकि धान को पानी की आवश्यकता अधिक होती है। खरीफ फसल होती है ये। जबकि गेहूँ, मक्का, सरसों आदि के बीज सीधा खेत में लगा दिए जाते हैं। मतलब इन तीनों के बीज उठा करके सीधा खेत में लगा दिए जाते हैं, जबकि धान, प्याज और मिर्च का बिचड़ा तैयार करके फिर उनको उखाड़ कर लगाया जाता है। मधुमक्खी से शहद और मोम प्राप्त होते हैं। मतलब शहद भी मिलता है, मोम भी मिलता है। अब यहाँ का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि NCERT से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्होंने दे रखा है कि छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं जो फूलों से रस चूस कर शहद बनाती हैं। इनके पेट में ही मोम निकलता है, इनके पेट से ही मोम निकलता है। ठीक है, तो ये फूलों से रस लेकर के शहद बनाती हैं और इनके पेट से मोम निकलता है। कौन सी, मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ। 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं, सबसे बड़े आकार की, मध्यम आकार की, छोटे आकार की। सबसे बड़े आकार की जो होती है उसको रानी मधुमक्खी कहते हैं। मध्यम आकार में नर मधुमक्खी होती है और छोटे आकार की मादा श्रमिक होती है। और जैसा कि हम लोग ने पढ़ा ही था कि नर मधुमक्खी का कोई खास काम नहीं होता है, सारा मेहनत का काम मादा श्रमिक करती है। रानी मधुमक्खी एकमात्र अंडे देने वाली होती है। रानी मधुमक्खी का काम होता है अंडे देना और नर प्रजनन में मदद करते हैं। अब यहाँ पे मादा श्रमिक जो होते हैं फूलों के रस का पता चलने पर विशेष प्रकार का नाच कर दूसरी मधुमक्खी को बुलाती हैं। जैसे ही मादा श्रमिक जो होती हैं वही रस ढूंढने का काम करती हैं। जैसे उन्हें रस मिल जाता है ये एक विशेष टाइप का, स्पेशल टाइप का डांस करती हैं जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि चलो भैया यहाँ पे तो रस मिलने वाला है, तो ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होता है। अब आता है ककोलत झरना कहाँ पे, तो बिहार में नवादा जिला है जहाँ पे ककोलत झरना है। गर्म जल के छोटे छोटे झरने और कुंड कहाँ पे है, राजगीर में है। ब्रह्म कुंड कहाँ पे है, राजगीर में है। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, तो कन्याकुमारी सबसे जो हमारे मेन लैंड है, मेन हमारी कंट्री का मेन लैंड का जो सबसे साउथ पार्ट है वो कन्याकुमारी है। केप कैमोरिन भी कहते हैं इसको। तो देश के दक्षिण हिंद महासागर के तट पे तमिलनाडु में है।
ठीक है, हिंद महासागर के तट पे है और तमिलनाडु में है। पटसन से क्या तैयार होता है, तो पटसन से थैला, बोरा, चटाई, रस्सी ये तैयार होता है। ये जो पटसन है ये आपका बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल को आई थिंक जैव निम्नीकरण बोलते हैं हिंदी में, कि ये इनको डिकम्पोज किया जा सकता है, ये आपके एनवायरनमेंट में बने नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका यूज़ करना चाहिए हमें, इनसे पटसन से बने थैलों का यूज़ करना चाहिए। इग्लू बर्फ़ से बना घर होता है, एक गुंबद आकार का होता है। तो ये देखा ही होगा कि ऐसे करके बर्फ़ से बना होता है, और इसमें मतलब ये होता ज़रूर बर्फ़ का है, अंदर से वो बर्फ़ का है, ऑब्वियसली ठंडा रहेगा, लेकिन बाहर की ठंडी को अंदर नहीं आने देता। धान की खेती के क्रम, अच्छा ये जो डेटा है ना, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था, लेकिन मैंने अपने लेवल पे थोड़ा सा सही किया है कि उन्होंने एक्चुअली क्वेश्चन दे रखा था, उसमें बुक में नहीं था। उस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वहाँ पे था कि धान की खेती का क्रम क्या है, उन्होंने यही सारे डेटा दे रखे थे। सबसे पहले बिचड़े तैयार करते हैं, फिर जुताई करते हैं, फिर पटवन करते हैं, फिर रोपनी करते हैं, फिर निकाई करते हैं, फिर धान की बुआई करते हैं। अब ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, अगर जिनको भी खेत की नॉलेज है तो एक बार क्लियर कर दीजिएगा। अदरवाइज़ और सारे डेटा मैंने सही लिखे हैं कि पहले बिचड़े तैयार करना है, फिर जुताई करना है, फिर पटवन है, फिर रोपनी है, फिर निकाई है, फिर कटनी, मैजनी और ओसनी। अब इनके बारे में मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन ये एक क्रम है धान की खेती का। ठीक है, अब आते हैं हावड़ा ब्रिज कहाँ पे, तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता में पड़ता है। महात्मा गांधी सेतु पुल जो है वो गंगा नदी पे है, पटना में पड़ता है, गंगा नदी पे है महात्मा गांधी सेतु पुल, और पटना में है। ठीक है, रज्जू मार्ग क्या है, रज्जू मार्ग राजगीर है। तो रज्जू मार्ग में ट्रॉली से, मतलब ऐसे जो वायर पे जो ट्रॉली होती है उससे जाया वाया जाता है। तो नेक्स्ट है चिरैया यार्ड ओवर ब्रिज कहाँ पे, तो चिरैया टाड ओवर ब्रिज पटना में है। तो चिरैया पटना में है, रज्जू मार्ग राजगीर में है, महात्मा गांधी सेतु पुल गंगा नदी पे है। ये कुछ रांची का दे रखा था, लास्ट चैप्टर का है, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया था। रांची कहाँ पे है, झारखंड में है, रांची झारखंड में है। यहाँ पे काके का पागल खाना है, कौके का पागल खाना, नेतरहाट है, और जोन्हा का जलप्रपात है। तो इन तीनों में इम्पॉर्टेंट है आपका जोन्हा का जलप्रपात, याद रखिएगा जोन्हा का जलप्रपात कहाँ है, या नेतरहाट कहाँ पे है, तो नेतरहाट रांची में है, जो कि झारखंड की राजधानी है। अब अशोक चक्र के बारे में देखते हैं। अशोक चक्र जो हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र है। सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ में जो राजा अशोक, सम्राट अशोक द्वारा स्तंभ बनाया गया था उससे लिया गया है। इसमें 4 शेर हैं, 3 आपको आगे की तरफ दिखते हैं, लेकिन एक पीछे की तरफ है। तो वो आगे जब ये सिंबल बना होता है तो आपको दिखेंगे 3 है, लेकिन वो एग्जैक्टली 4 होते हैं, एक बैक साइड पे होता है। इसके नीचे इन 4 शेरों के फिर नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक है, अब तिरंगा की बात करते हैं। तो तिरंगा के बारे में बताया गया था कि ये मैंने एक्स्ट्रा में लिखा है कि इनका जो है लेंथ और ब्रेथ का रेशियो, हमारे तिरंगे का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना होता है, 3:2 होता है। अब इसमें जो रंग यूज़ होते हैं वो केसरिया, सफ़ेद, हरा, और बीच में चक्र है, चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। तो केसरिया के बारे में बताया गया कि केसरिया किसका प्रतीक है, साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद जो है वो सत्य और शांति का प्रतीक है। हरा खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। और चक्र जो होता है वो देश की प्रगति और परिवर्तन का प्रतीक है, मतलब प्रोग्रेस और चेंज का प्रतीक है। ये प्रॉस्पेरिटी का हो गया, ये ट्रुथ एंड पीस का हो गया, ये करेज का हो गया। ठीक है, अब राष्ट्रगान की बात करते हैं। तो राष्ट्रगान को किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। राष्ट्रगीत को किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है। राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ है, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ये वहाँ पे उस बुक में ही डेटा दे रखा हुआ था। अब इसको लेकर के भी थोड़ा सा डाउट रहता है, क्योंकि हमारे संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग जनरली राष्ट्रीय खेल हॉकी ही मानते हैं। राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है, और राष्ट्रीय जल जीव जो है वो डॉल्फिन है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं विष्णु पद मंदिर कहाँ पे है, और मंगला गौरी मंदिर कहाँ पे है। विष्णु पद मंदिर और मंगला गौरी मंदिर गया है। गया कहाँ पे है, बिहार में पड़ता है। तो गया बिहार में विष्णु पद मंदिर और मंगला गौरी मंदिर है। गौतम बुद्ध को बोधगया
बिहार में है। गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसी के पास में फाल्गु नदी है जिसको निरंजना नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बिहार के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है, तो बिहार में बोध गया पड़ता है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कमेंट करके बताइएगा कि महावीर स्वामी का जन्म बिहार में कौन से जिले में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बिहार के। पारसनाथ का पहाड़ बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो इम्पॉर्टेंट है, बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं। ये जो पहाड़ है यहाँ पे मंदिर पाया जाता है जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। तो जैन धर्म के टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 हुए हैं। सबसे लास्ट रहे हैं महावीर स्वामी जी। तो 23वें कौन रहे हैं? 23वें रहे हैं पारसनाथ या पार्श्वनाथ भी लिखा होता है, कहीं कहीं पे आपको ऐसे लिखा मिलेगा, पार्श्वनाथ। ठीक है, पहले कौन थे? पहले ऋषभदेव थे, इनको आदिनाथ भी बोलते हैं। झालदा जो है, झालदा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ के लोग बांग्ला बोलते हैं। झारखंड की कुछ जनजातियाँ हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कि झारखंड में कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती है। तो उराव है, बिरहोर, मुंडा, संथाल, मुंडारी। तो मुंडा, संथाल, मुंडाली का नाम आपने जनरली देखा होगा एग्जाम में, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुंडा, संथाल, मुंडारी, बिरहोर, उराव ये जनजातियाँ झारखंड में पाई जाती हैं। झारखंड की भाषा कौन सी है? तो कुडुक, हमने सीटेट के टाइम में पढ़ा था कि झारखंड में मतलब मेनली मुख्य भाषा कुडुक बोली जाती है, लेकिन उराव जो जनजाति है वो कुडुक भाषा बोलती है, जबकि मुंडा, संथाली और मंडारी ये जो तीनों जनजातियाँ हैं ये संथाली भाषा बोलती हैं। उसके अलावा कुछ और अन्य भाषा भी हैं वहाँ पे चलती है, जैसे सादरी, नागपुरी, खोरठा। ठीक है, सादरी, नागपुरी और खोरठा याद रखिएगा। ये वहाँ पे कौन कौन सी भाषा है? कुडुक भाषा तो हमने सीटेट में पढ़ा था। उसके अलावा कुडुक के अलावा बोली जाती है संथाली, सादरी, नागपुरी, खोरठा। ठीक है, अब बिहार की भाषा के बारे में देखते हैं। तो बिहार में भी कई तरीके की भाषा बोली जाती है, जैसे पटना, गया, नालंदा में मगही बोली जाती है। वैशाली और मुजफ्फरपुर में बज्जिका बोली जाती है। दरभंगा, मधुबनी में मैथिली बोली जाती है। और ये जो मुंगेर और भागलपुर में अंगिका बोली जाती है। भोजपुर, रोहतास के लोग भोजपुरी बोलते हैं। यहाँ कट गया है, एक बार फिर से क्लियर करते हैं कि पटना गया नालंदा यहाँ तीनों मगही बोली जाती है। इन तीनों जगह पे मगही बोली जाती है। वैशाली और मुजफ्फरपुर में बज्जिका बोली जाती है। तो वैशाली नाम आ गया ना, यहाँ पे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं उनकी जन्मस्थली है ये। और दरभंगा और मधुबनी में मैथिली बोली जाती है, और मुंगेर और भागलपुर में अंगिका बोली जाती है, अंगिका। और भोजपुर, रोहतास के लोग भोजपुरी बोलते हैं। तो भोजपुर, रोहतास के लोग भोजपुरी हैं। तो कौन कौन सी भाषा हुई? एक मगही हो गई, एक मैथिली हो गई, एक बज्जिका हो गई, एक अंगिका हो गई, एक भोजपुरी हो गई। तो ये इतनी तरीके की भाषाएं हैं जो बिहार में बोली जाती हैं। अदरवाइज आप बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब जानने को मिलेगा ही। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जो कोई भी बिहार शिक्षक भर्ती की या फिर बीपीएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।